हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आज हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने आने वाले पेपर्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आपको जाना है सर्च सेक्शन में और यहाँ पर अपना पेपर कोड सिंपली सर्च करना है। जैसे ही आप पेपर कोड सर्च करेंगे आपके गेस्ट पेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं। गेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को रखा गया है ये आपको 90 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। इन सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से उत्पन्न हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे हमेशा इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से करेंगे, उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को लिखेंगे। निष्कर्ष और प्रस्तावना के बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, इसलिए जरूर लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 विश्व इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था। इस युद्ध में यूरोप के लगभग सभी बड़े देश शामिल हुए और बाद में यह विश्व स्तर का युद्ध बन गया। यानी इसकी शुरुआत जो है 1914 से 1918 तक हुई थी, के बीच ये चला था। ये सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक रहा और इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और वैश्विक स्तर पर यह युद्ध बन गया। इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण थे, यानी विभिन्न कारणों की वजह से यह उत्पन्न हुआ था। अंत में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के युवराज फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या के बाद यह युद्ध शुरू हुआ। यानी जब वहां के युवराज की मृत्यु हो गई उसके बाद ये शुरू हुआ था। किन कारणों से हुआ था? सबसे पहले है साम्राज्यवाद। यूरोप के शक्तिशाली देश एशिया और अफ्रीका में अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच नए क्षेत्रों पर अधिकार करने की होड़ लगी हुई थी। इस प्रतिस्पर्धा ने देश के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया। यानी पहले जो शुरुआत हुई वो लोगों के बीच ये हुई अपना आधिपत्य जमाने की, अपना अधिकार, अपना जो है दबदबा ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में वो दबाना चाहते थे। देशों के बीच ये होड़ लग गई कि वो ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है अपने अधीन कर ले, अपने अधिकार में ले ले। इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और देशों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। उग्र राष्ट्रवाद। उस समय यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी। प्रत्येक देश स्वयं को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। कई क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। विशेष रूप से बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के कारण लगातार संघर्ष होते रहे। यानी बहुत सारे राष्ट्र जो है राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो रही थी। राष्ट्रवाद की भावना होती है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पित हो जाना, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना। ठीक है, ये होता है राष्ट्रवाद की भावना। प्रत्येक देश जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाह रहा था और चाहता था कि सभी में स्वतंत्रता की मांग उत्पन्न हो रही थी। लोगों में जो है ये स्वतंत्रता, लोकतंत्र की भावना उत्पन्न हो रही थी। सैन्यवाद। युद्ध से पहले यूरोप के देशों ने अपनी सेनाओं और हथियारों का तेजी से विस्तार किया। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सभी देशों ने यह मान लिया कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है, इसलिए वे लगातार सैन्य तैयारी करते रहे। यानी जब आप देखते हैं कि पूरे विश्व में पूरी उथल पुथल मच गई, सेनाएं और हथियार इकट्ठे होने लगे, तेजी से इनका विस्तार होने लगा, तो बहुत सारे देशों को ये लगा कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो देशों ने क्या किया, अपनी सैन्य तैयारी यानी अपनी सेना को तैयार कर लिया युद्ध के लिए, और जितनी भी जो इंपॉर्टेंट गतिविधियां होती हैं उनको शुरू कर दिया। गुप्त संधियां। यूरोप के
देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई गुप्त संधियां की जो दो गुटों में बटी, यानी जो दो गुटों में बटी ऐसी संधियां उन्होंने की थी जो एकदम हिडन थी, एकदम गुप्त थी। त्रिगुट संधि ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के बीच हुई थी। त्रिमैत्री संधि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच देखने को मिली थी। ठीक है, इन संधियों के कारण किसी एक देश पर हमला होने पर सहयोगी देश भी युद्ध में शामिल हो जाते थे। यानी अगर मान लो कि कहीं पर ब्रिटेन पर हमला हुआ है तो फ्रांस और रूस भी उसकी मदद करेंगे, या फिर जर्मनी में हमला हुआ है तो हंगरी और इटली भी उसकी मदद करेंगे। यानी इस तरीके से सहयोग। अब कई बार आप देखते हैं कि जो मैत्रीपूर्ण देश होते हैं, जैसे किसी देश पर हमला हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो उसका मित्र राष्ट्र है वो उसकी मदद के लिए आ जाता। पहले के समय में भी ऐसा होता था कि राजा महाराजाओं की जैसे मैत्रीपूर्ण संबंध होते थे। चलो आप महाभारत का उदाहरण ले लेते हैं। इसमें महाभारत में बहुत सारे जो गुट थे वो दो पक्षों में विभाजित हो गए थे, रिश्तेदारी से, कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध से। क्या हुआ कि दोनों भागों में जो है ये बट गए थे। एक पर हमला हुआ तो दूसरे जो उसके मित्र हैं वो भी आ गए लड़ाई लड़ने के लिए। बल्कन के क्षेत्र का संकट। बल्कन के क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर कहा जाता है। यहाँ विभिन्न जातियों और देशों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता था। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और सर्बिया के बीच दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी थी। इससे पूरे यूरोप में तनाव फैल गया था। यानी जो बल्कन क्षेत्र है वो बारूद का गोला था। यहाँ जातियों के बीच लगातार संघर्ष और तेज हो रहा था और कई देशों के बीच जो है दुश्मनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिससे पूरा यूरोप जो है तनाव की स्थिति में आ चुका था। फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या। 28 जून 1914 में ऑस्ट्रेलिया के युवराज फ्रांस फेर्डिनेंड की बोस्निया के सराजेवो नगर में एक सर्ब राष्ट्रवादी द्वारा हत्या की गई थी। यानी जो है सबसे पहले उनके जो युवराज थे उनकी हत्या हुई। यहीं से वो जो युद्ध है वो शुरू हुआ। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जैसे उनके युवराज की हत्या हो गई वैसे ही उन्होंने जो है युद्ध की घोषणा कर दी। गुप्त संधियों के कारण अन्य देश भी युद्ध में शामिल हो गए, यानी क्योंकि जो आपके पार्टनर यानी जो आपके सहयोगी मित्र मैत्रीपूर्ण संबंध थे जिन देशों के साथ, वो भी युद्ध में साथ देने के लिए आ गए। इससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किसी एक कारण से नहीं बल्कि साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, गुप्त संधियों और बल्कन संकट जैसे अनेक कारणों का परिणाम था। यानी सिर्फ एक कारण इसका हम नहीं कह सकते। इसके साम्राज्यवाद पर विभिन्न देश जो राष्ट्र हैं उन पर हमले होने की वजह से, गुप्त जो संधियां हो रही थी या सैन्य व्यवस्था जो मजबूत हो रही थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसकी वजह से उसका ये परिणाम था। फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या केवल वह घटना नहीं थी जिसने पहले से बड़े तनाव को विस्फोट में बदल दिया। यानी सिर्फ उनकी जो मृत्यु हुई उसने क्या किया, जो पहले से थोड़ी थोड़ी चिंगारी थी उसको हवा दे दी और वो एक बहुत ही विकराल विस्फोटक रूप ले चुकी थी। इस युद्ध ने करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित किया और विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बड़े परिवर्तन लाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति और चरणों की व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके विभिन्न चरण क्या क्या थे, इसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। हालांकि शीत युद्ध अगर बड़ा रूप ले लेता तो ये तृतीय विश्व युद्ध भी बन सकता था, लेकिन ये शीत युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि ये शांत हो गया, इसमें संधि हो गई। यानी ये जो बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन चुकी थी लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे शीत युद्ध का नाम दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य प्रतिस्पर्धा का दौर था। यानी दो विचारधाराओं के बीच, दो राजनीतियों के बीच, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा का दौर था। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ बल्कि तनाव, हथियारों की होड़ और प्रचार और विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष हुए। यह लगभग 1945 से 1991 तक चला। यानी इसे शीत युद्ध क्यों कहा गया, इसे हो सकता था इसे तृतीय विश्व युद्ध कह सकते थे, क्योंकि इसे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ युद्ध हुआ नहीं, यहाँ हथियारों की होड़ हुई, तनाव की स्थिति पैदा हुई। बिल्कुल आमने सामने जो है ये जो दोनों विचारधाराएं ये आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इनके बीच युद्ध नहीं हुआ। दोनों सेनाएं आपस में संधि कर लेती हैं और दोनों अलग अलग चली जाती हैं। हालांकि ये बिल्कुल दोनों सेनाएं आमने सामने खड़े हो चुकी थी। ये पूरा जो समय था ये 1945 से 1991
वन के बीच चला। शीत युद्ध की उत्पत्ति यानी वे कारण जिनकी वजह से शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, सबसे पहला था वैचारिक मतभेद यानी विचारधाराओं के बीच अंतर। अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन करता था, यानी अमेरिका है जो पूंजीवाद और लोकतंत्र को मानता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद का पक्षधर था, यानी ये समाजवाद यानी साम्यवाद को मानता था। दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को विश्व में फैलाना चाहते थे, दोनों ही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी विचारधारा को अपना लें। शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा यानी शक्तियों के बीच जो बंटवारा है, जैसे दोनों ही अपने आप को महाशक्ति, ये दोनों ही जो है विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति थे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में दोनों ही अपने प्रभुत्व जो है राष्ट्र पूरे यूरोप पर जमाना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनकर उभरे। दोनों विश्व राजनीति पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, जिससे आपसी तनाव बढ़ गया, यानी दोनों ही चाहते थे कि हमारा प्रभुत्व बढ़ जाए, लेकिन इससे तनाव ज्यादा बढ़ गया। पूर्वी यूरोप पर सोवियत नियंत्रण। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में साम्यवाद सरकार स्थापित कर दी। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साम्यवाद का विस्तार का डर हुआ। यानी जब हम देखते हैं कि सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही महाशक्ति थे, तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपने पूर्व में जितने भी देश थे उनमें साम्यवादी सरकार को स्थापित कर दिया। इससे अमेरिका को लगा कि इससे पूंजीवाद कम हो जाएगा, और उसने साम्यवाद के प्रति उसका जो डर है वो बढ़ गया, और उसने पश्चिम की तरफ जो है पूंजीवाद का उदय करना शुरू कर दिया, यानी प्रचार करना शुरू कर दिया। परमाणु हथियारों की होड़, ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि लोगों, एक दूसरे के देश को ये नहीं पता था, दोनों ही देशों को, कि कितने हथियार हैं इसके पास, कितने हथियारों का निर्माण कर चुके हैं। तो उससे क्या हुआ कि दोनों के बीच और ज्यादा हथियार बनाने की होड़ बढ़ती चली गई। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया, बाद में सोवियत संघ ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच हथियारों की प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ी, यानी दोनों ही देश एक दूसरे से ज्यादा हथियार बनाने की होड़ में लग गए। टूरमैन सिद्धांत और मार्शल योजना। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद को रोकने का प्रयास किया। यानी अगर आप देखें तो उस समय हर देश जो है एक पैसे की समस्या यानी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में अगर कोई देश उनकी मदद कर रहा है तो वो उसी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे थे। इससे उत्तर में सोवियत संघ ने अपने प्रभाव वाले देशों को संगठित किया। इससे दोनों गुटों के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई। वे क्या चरण थे? शीत युद्ध के चरण, यानी वो चरण जिनमें कार्य हुआ यानी समय के साथ। प्रथम चरण था 1945 से 1962। यह सबसे अधिक तनावपूर्ण समय था। इस अवधि में बर्लिन नाकाबंदी, कोरिया युद्ध, नाटो और वर्साया संधि का गठन हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटनाएं देखने को मिली और विश्व परमाणु युद्ध के करीब, बहुत करीब पहुंच चुका था। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। सबसे तनावपूर्ण समय यही था, प्रथम चरण, जहां बर्लिन की नाकाबंदी देखने को मिली, कोरिया युद्ध देखने को मिला, नाटो और वर्साई संधि देखने को मिली, और क्यूबा मिसाइल संकट जो सबसे बड़ा कारण था दोनों युद्ध के बीच। जैसे हम कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था, वो यही था, क्यूबा मिसाइल संकट। अगला है द्वितीय चरण 1963 से 1979। इस अवधि में तनाव में कमी आई। यानी हम देखते हैं इस स्थिति में तनाव का जो दौर था, इसे कम तनाव का दौर कहा जाएगा। दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ को सीमित करने के लिए समझौते कर लिए। यानी दोनों के बीच जो हथियारों की होड़ थी, इसे बातचीत से और सहयोग में इसमें वृद्धि हुई, बातचीत में वृद्धि हुई और समझौते से जो है हथियारों की होड़ को कम किया गया। फिर आता है तृतीय चरण, जो कि 1979 से 1991 तक चला। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ हस्तक्षेप के बाद तनाव फिर बढ़ गया। यानी अफगानिस्तान ने सोवियत संघ में हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने सोवियत संघ का विरोध किया। अंत में सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक कमजोरी के कारण 1991 में उसका विघटन हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। यानी 1991 में जब हम देखते हैं सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो विश्व में सिर्फ अब एक महाशक्ति बच जाती है। और ऐसी स्थिति में जो है विचारधाराओं का ये जो प्रतिस्पर्धा थी, ये कम हो जाती है। शीत युद्ध के प्रभाव, यानी क्या प्रभाव थे जो इस शीत युद्ध के पड़े? सबसे पहले विश्व दो प्रमुख गुटों में विभाजित हो गया। यानी दो भागों में, एक पूर्वी और एक पश्चिमी गुट, दो भागों में बट गया। परमाणु हथियारों की दौड़ तेज हो गई। यानी हर देश, अब सिर्फ वो दो देश परमाणु हथियारों की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अब और देशों को भी खतरा था कि हो सकता है कि हमें भी युद्ध का सामना करना पड़े, तो वो भी हथियारों का निर्माण निरंतर करते जा रहे थे। अनेक देशों में प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, यानी अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ। यानी दोनों जो
बहुत सारे जो देश थे उनके बीच जो है विचारधाराओं को लेकर और भी मतभेदों के कारण अप्रत्यक्ष युद्ध होने शुरू हो गए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका कई बार प्रभावित हुई, यानी यहाँ पर जो है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो प्रभावित हुई। यहाँ कानूनों को तोड़ा गया, यानी बहुत सारी जो घटनाएं वो यहाँ हुई। विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीकी में तेजी से विकास हुआ, यानी अब विज्ञान और अंतरिक्ष योजनाएं और रक्षा योजनाएं और तेजी से वृद्धि कर रही थी। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि विचारधारा, शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा थी। इसने लगभग आधी शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसके प्रभाव आज भी विश्व राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखा जा सकता है। यानी शीत युद्ध जो है एक बहुत बड़ी घटना थी। हालांकि ये बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा थी विचारों के बीच, शक्ति को लेकर और हथियारों की होड़ को लेकर। हालांकि ये 1991 में शीत युद्ध जो है समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव राजनीति पर बहुत तेजी से देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उदारवाद एवं इसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी उदारवाद क्या है और इसके आधारभूत सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। उदारवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करना है। उदारवाद का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और उसे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी उदारवाद जो है वो लोकतंत्र, समानता का समर्थन करता है। वह मानता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और अपने निर्णय लेने का अधिकार उसे स्वयं है। यह विचारधारा लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका का समर्थन करती है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर उदारवाद का गहरा प्रभाव है। यानी आप देखते हैं कि ये उदारवाद विचारधारा जो है ये लोकतंत्र को, कानूनी व्यवस्था को, मानवाधिकारों को, स्वतंत्र न्यायपालिका का बहुत समर्थन करती है। और जो भी हम लोकतांत्रिक देश देखते हैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था में उदारवाद बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उदारवाद का अर्थ, यानी उदारवाद होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति को अनावश्यक बंधनों से मुक्त रखते हुए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करना। यानी उदारवाद का अर्थ होता है कि कोई भी आपके ऊपर बंधन नहीं होगा अनावश्यक, यानी जो जरूरी नहीं है। यानी पूरा तो आप फ्री नहीं हो सकते ना, इसका मतलब आप दूसरे को भी प्रभावित करोगे नहीं। लिमिटेड होना चाहिए, अनावश्यक बंधनों से मुक्त होना चाहिए और व्यक्ति को अपना विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। उदारवाद राज्य की शक्ति को सीमित रखने और नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने पर बल देता है। यानी हर नागरिक को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है और शक्तियों को सीमित रखने पर यह कार्य करता है। इसका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो, यानी हर किसी को समान अवसर मिले और समानता का अधिकार मिले। उदारवाद के आधारभूत सिद्धांत, यानी वे कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं जो उदारवाद में अपनाए गए। व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उदारवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति को अधिकार है अपना जीवन जीने का, अपनी मर्जी से धर्म अपनाने का, शिक्षा प्राप्त करने का, बोलने का और अपने प्रश्न उठाने का, या जो सरकार है वो व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होगी, जवाबदेही होगी। हर जीवन शैली को चुनने का अधिकार जो है व्यक्ति को है, जब तक कि उसके दूसरों को अधिकार का हनन ना हो। यानी ऐसी स्वतंत्रता जिससे दूसरे की स्वतंत्रता को हनन ना हो। ऐसा ना हो कि आपको स्वतंत्रता है तो आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे उसके जिसका वो घर है उसकी स्वतंत्रता को हानि होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। लिमिटेड बंधनों के साथ आपको अनावश्यक बंधन नहीं, लेकिन जो आवश्यक बंधन है उनके साथ आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता का सिद्धांत, उदारवाद सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान मानता है। जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। कोई धर्म हो, कोई भाषा हो, कोई जाति हो, कोई लिंग हो, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
कानून का शासन। उदारवाद के अनुसार देश में कानून सर्वोच्च होता है, यानी देश का जो कानून व्यवस्था है वो सर्वोच्च होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से ऊपर नहीं है। सभी नागरिकों और शासकों पर समान रूप से कानून लागू होता है, चाहे वो कितना भी अमीर है, चाहे कितना भी गरीब है, समान उसको जो है न्याय दिया जाएगा, समान रूप से उसे कानून के सामने देखा जाएगा। लोकतंत्र का समर्थन। उदारवाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता है। जनता को अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, यानी जो लोकतंत्र व्यवस्था है इसमें जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनने का, जो प्रतिनिधि है वो चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा। उदारवाद जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, शिक्षा और अभिव्यक्ति जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा पर विशेष बल देता है। राज्य का कर्तव्य इन अधिकारों की रक्षा करना है, यानी उदारवाद जो है जीवन है, आप जीवन का अधिकार सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता, संपत्ति, शिक्षा, अभिव्यक्ति सारे मौलिक अधिकार हैं जो जिनकी रक्षा जो है सरकार करता है। सरकार का कार्य है रक्षा करना और राज्य का कर्तव्य है कि इन अधिकारों की रक्षा करे। साथ ही ये अधिकार हर नागरिक को समान रूप से मिलने चाहिए। सीमित सरकार। उदारवाद राज्य की शक्ति को सीमित रखने का समर्थन करता है, यानी हर जो सरकार है उसकी शक्तियां जो ऐसे ना हो कि वो जो जनता है उसको दबाने का प्रयत्न करे। उदारवाद जो है राज्य की शक्ति को सीमित करता है। राज्य को केवल आवश्यक कार्य करने चाहिए और नागरिकों के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी राज्य कभी भी किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता। उदारवाद सभी धर्मों के प्रति सम्मान यानी एक जैसा सम्मान व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने और उसका पालन करने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है, साथ ही अगर वो चाहे तो किसी भी धर्म को नहीं भी अपना सकता है। इसमें सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ना ही उसके अधिकार को छीन सकती है। उदारवाद का महत्व। उदारवाद में मानवाधिकारों, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया है। इसने आधुनिक लोकतंत्र राज्य की स्थापना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी सभी को लोकतंत्र व्यवस्था, मानवाधिकार, स्वतंत्रता देना की ओर इन्होंने बढ़ावा दिया, इसके महत्व को बढ़ावा दिया है। साथ ही आधुनिक जो लोकतंत्र राज्य है उसकी स्थापना करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया है। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को सर्वोच्च महत्व देती है। इसके आधारभूत सिद्धांत लोकतंत्र, कानून का शासन, सीमित सरकार और मानवाधिकारों की रक्षा पर आधारित है। उदारवाद सभी एक ऐसी विचारधारा जो स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व देती है। एक लोकतंत्र व्यवस्था, कानून का शासन और सीमित शक्तियों के साथ सरकार की जो स्थापना करने पर जोर देती है। वर्तमान समय में उदारवाद आधुनिक लोकतंत्र समाज की आधारशिला माना जाता है और नागरिकों को सर्वग्रीण विकास यानी पूरा विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। हर व्यक्ति को अपने पूरा संपूर्ण विकास करने का अधिकार देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण आज के टाइम का सबसे बड़ा विषय है और इस पर आप बहुत गहराई से लिख सकते हैं। आपके आसपास की चीजों के माध्यम से आप क्या देखते हैं, क्या ये सब आप अपने जो आसपास है बदलाव हो रहे हैं। जैसे आप जब आप कुछ साल पहले 4 से 5 साल पहले का टाइम देखें और आज का टाइम देखें तो कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यानी वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों को हमें बताना है। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध अधिक मजबूत होते हैं। यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव जो है वो वैश्वीकरण की वजह से ही आया है। इसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी विचारों और लोगों के जो विचार है उसके आदान प्रदान में तेजी होने लगी। यानी आप यहाँ बैठकर किसी देश के किसी भी कोने पर संपर्क कर सकते हैं या देश के किसी भी कोने की जानकारी ले सकते हैं या उसकी संस्कृति, उसके खाना पीना या उसकी रहन सहन हर किसी के बारे में जान सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण की ही देन है। वैश्वीकरण ने विश्व के एक दूसरे को जोड़ा, वैश्वीकरण की वजह से एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए इसे विश्व का विश्वग्राम भी कहा जाता है, इसलिए इसे विश्वग्राम के नाम से जाना जाता है।
आयामों पे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आर्थिक आयाम। वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, यानी सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। इसी कारण देशों के बीच व्यापार बढ़ा है और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, यानी एक देश दूसरे देश से व्यापार कर पाता है, आयात निर्यात बढ़ता है, इससे अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ है। आज कंपनियां अपने उत्पादों को दुनिया भर के विभिन्न देशों में बेच रही है। जैसे आप देखते हैं कि कोई ब्रांड है जैसे अमूल है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोई भी एक बड़ा ब्रांड एप्पल देख सकते हैं जो अमेरिका कंपनी और पूरे विश्व में फैली हुई है, यानी बड़ी तेजी से जो है अर्थव्यवस्था जो व्यापार है रोजगार है वो बढ़ रही है। इसके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक विकास में भी गति देखने को मिलती है। अगला है राजनीतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच राजनीतिक सहयोग बढ़ा, यानी एक दूसरे की राजनीति के प्रति जो सम्मान है वो बढ़ता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन मिलकर विश्व की में शांति सुरक्षा विकास के लिए कार्य करते हैं, यानी हर देश जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बनाते हैं, उसमें कार्य करते हैं। सुरक्षा जैसे यूएन जैसा संगठन है जो विभिन्न देशों के ऊपर है, जो विभिन्न कार्यों में देशों के प्रति जो है जिम्मेवार होता है और अपने कानून निर्माण करता है। सरकारें व्यापार, पर्यावरण, मानवाधिकार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और अधिक मजबूत करते हैं। अगला है सामाजिक आयाम। वैश्वीकरण ने समाज को भी प्रभावित किया, यानी वैश्वीकरण से हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं संस्कृति, जो आपके देश की संस्कृति है, जो पश्चिमी संस्कृति है या जो पूर्वी संस्कृति है, इस पर कितना प्रभाव पड़ा है ये आप लिख सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हालांकि हमारे देश की भाषा नहीं थी, लेकिन आज भी हमारे देश में इसे पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में, हमारे देश की बहुत सारी भाषाएं जो है बाहर पढ़ने को मिलती है, बहुत सारे देश में पढ़ाई जाती है। बहुत सभी देशों की जो भाषा है जैसे फ्रेंच हो गई या और भी कोई भाषा है वो यहाँ भी आप सीख सकते हैं। पढ़ाई, हर प्रकार की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मामलों में आप देख सकते हैं कितने सुधार देखने को मिले हैं। लोग विदेशों में पढ़ाई और नौकरी के लिए आसानी से जा रहे हैं, साथ ही विभिन्न समाजों के बीच संपर्क बढ़ रहा है। यानी अगर आप भारतीय हैं और अगर आप विदेश में शिक्षा लेने जाते हैं या रोजगार प्राप्त करने जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए किसी कार्य से जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं आपसे प्रभावित होते हैं, आप जो करते हैं उसको देखते हैं, या फिर वो लोग जो संस्कृति अपनाते हैं उससे आप प्रभावित होते हैं। यहाँ अगर आप अपनी उस संस्कृति को बताते हैं, फैलाते हैं, इससे क्या होता है कि दोनों संस्कृतियों के बीच तालमेल और बढ़ जाता है। सांस्कृतिक आयाम। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश की संस्कृति, भाषा, खान पान, पहनावा और जीवन शैली का आदान प्रदान बढ़ा है। लोग अन्य देशों की परंपराओं और संस्कृति को जानने लगे, जैसे भी मैंने उदाहरण दिया था कि पूर्वी पश्चिमी। हालांकि इसके कारण स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर भी प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक पहचान के कमजोर होने की चिंता बढ़ गई, यानी अगर आप देखें तो सांस्कृतिक जो कमजोरी है वो देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अभी देख लेते हैं, अभी हम जो पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी बोली में हो, हमारे खान पान में हो, हमारे रहने की जीवन शैली में हो, वो हमारी संस्कृति नहीं थी। हालांकि बहुत सारे परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हम देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हो भी गए हैं। 50-50 आप लगा सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जीन्स पहनना या चाउमीन, बर्गर जैसी चीजें खाना, पिज्जा खाना, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। लेकिन इससे क्या होता है कि अपनी खुद की संस्कृति खत्म सी हो जाती है। तकनीकी आयाम। सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास ने वैश्वीकरण में गति दी है। नेटवर्क, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से में तुरंत संपर्क संभव हो गया है। इससे शिक्षा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। यानी हालांकि इतने सारे परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि तकनीकी आयाम क्या रहे कि सूचना हो, संचार हो या इंटरनेट हो, इनके माध्यम से हम कोई भी जानकारी कहीं पर भी ले सकते हैं। एआई तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फैला हुआ है। आप देखते हैं कि आप लोग भी शायद एआई का यूज करते होंगे। इससे जो है बातें करना, शिक्षा प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। पर्यावरणीय आयाम। वैश्वीकरण का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। औद्योगिकरण और विकास व्यापार बढ़ने में महत्वपूर्ण। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग जैसी समस्याएं बढ़ी है। इसलिए आज सभी देश पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी आप देखते हैं कि वैश्वीकरण से तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों के साथ पर्यावरण पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जलवायु हो, चाहे कोई आपदा हो या फिर प्रदूषण के मामले हो, इन पर सभी देश मिलकर एक साथ कार्य करते हैं क्योंकि ये वैश्विक समस्या है, ठीक है। और इस पे जो है मिलकर योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं।
जाते हैं, इसलिए सभी देश पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर कार्य करते हैं उसे बचाने के लिए। निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी इसके बहुत सारे आयाम है, ऑक्टोपस की तरह इसके बहुत सारे पैर हैं, ठीक है, जिसे विश्व की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरण रूप से एक दूसरे से जोड़ा है। यानी हर क्षेत्र में हम देखें तो इसे जो है एक देश को दूसरे देश से जोड़ने में, एक संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, वैश्विक सहयोग, यानी इससे बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिले हैं। वही सांस्कृतिक बदलाव, असमानता, पर्यावरणीय चुनौतियां भी इसकी प्रमुख समस्या, यानी जहां हम देखते हैं कि हर चीज का दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। हम देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव जितने तकनीकी विकास में पड़े हैं, वहीं असमानता, पर्यावरण या सांस्कृतिक बदलाव में भी इसकी चुनौतियां बन चुकी हैं। इसलिए आवश्यक है कि वैश्वीकरण के लाभों का अधिकतम उपयोग करते हुए हमें दुष्प्रभावों को संतुलित करने के लिए उचित नीतियां बनानी चाहिए। ऐसा व्यवस्था, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे वैश्वीकरण का हम पूरा इस्तेमाल भी कर सके और इससे हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको इसके गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करके ले सकते हैं। साथ ही एक टिप ये है कि आपको अपना आंसर इसी पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय लिखना है, उसके बाद मुख्य बिंदु लिखने हैं और लास्ट में निष्कर्ष लिखने हैं। इससे आपका जो आंसर है वो निखर कर आता है और हमेशा वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और लास्ट में वो करने हैं जो आपको थोड़े कम आते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग होती है उससे ही, जिस कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वैसा ही होता है कि आपके पहले 2 या 3 क्वेश्चंस को देख के एग्जामिनर को लगता है कि आपको इसकी नॉलेज है और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो पहले 2 या 3 क्वेश्चन में आप इतना टाइम लगा दें कि लास्ट में आपको जो क्वेश्चन आपको आते भी हो उसके वो करने का टाइम ना मिले। तो इसलिए लिमिटेड वर्ड्स के साथ टाइम मैनेजमेंट कीजिए जिससे आप अपना आंसर सही टाइम में सही वर्ड्स में कंप्लीट करें। इससे आपकी जो टेंशन है वो कम होगी। जब आप देखेंगे कि हाँ मुझे हर 15 मिनट में एक क्वेश्चन चेंज करना है या हर 20 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टिप्स अच्छी लगी हो तो जरूर अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।